टाइप क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन परीक्षा प्रबोध या बोध में जो दिया है, पहले हम उसी को डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो भी इसके पहले ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब भी देख लेंगे। तो पहला जो सवाल है, व्हाट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एग्जाम्पल एक बताना है, ठीक है। तो देखो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक जो होता है वो आपका इंसान नहीं बनाता है। एंटीबायोटिक कहां से बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम होता है। मतलब एंड इज यूज्ड टू inhibit the growth or even kill other microorganism, kill other microorganisms। सिंपल एंटीबायोटिक मतलब सबसे पहले तो एंटीबायोटिक के बारे में याद रखना, ये प्रोड्यूस कहां से होता है, कैसे होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करता है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरी बात, इसका काम क्या होता है इस एंटीबायोटिक का, तो दिस इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ और इवन किल अदर माइक्रो, मतलब इसका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना और इवन उसे किल करना भी इसका काम होता है, जिससे कि क्या होता है, हाँ, जिससे कि इन्फेक्शन आपका रुक जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंटीबायोटिक, इसका एक एग्जांपल देख लो, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सब आपका एंटीबायोटिक का एग्जांपल हो गया। इसके बाद याद रहेगा एंटीबायोटिक क्या होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ और इवन किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब एग्जांपल याद रखिए, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सारे आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हो गए। हम लोग कोई भी जैसे फीवर वर्क के साथ एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लेने बोलता है, क्यों, ताकि वो इन्फेक्शन को और बढ़ने से रोक सके। कैसे रोकता है इन्फेक्शन को और आगे बढ़ने से, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मार देता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देता है, इस तरह से। यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ मैं, विच कॉज द इन्फेक्शन, मतलब ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, विच कॉज द इन्फेक्शन, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका एंटीबायोटिक के बारे में हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटोल क्या होता है। डेटोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो देखो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पेनॉल। अल्फा अल्फा टर्पेनॉल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, ये आपका डेटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड अल्फा टर्पेनॉल। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा क्लोरोजाइलिनॉल और साथ में दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा टर्पेनॉल। ये आपका दो इंपॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया किसका, डेटॉल का।
थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं which are used to control pregnancy. ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज करते हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इन वुमेन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल यार याद रखना तुम लोग, हर जगह जितने भी चल रहा है सब में एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एनवॉइड ई, ये सब देखो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाएगा ना, तो आपको उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दे देगा कि भाई आप एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताइए, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताइए, एंटीपायरेटिक्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स, ये सब के बारे में बताइए। 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जो भी जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला इस तरह से पूछे जाते हैं। इसलिए बस ये सब टर्म अच्छे से याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम में। और बड़ा ही सिंपल है, बस पढ़ के नहीं जाते हैं तो इसलिए हार्ड लगने लगते हैं। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, क्या होता है? एंटीपायरेटिक्स, तो ये आपका मेडिसिन होते हैं विच आर यूज्ड, medicines which are used in the treatment of fever. एंटीपायरेटिक्स आपको कहाँ यूज होता है? फीवर के ट्रीटमेंट में यूज होता है एंड लोअर्स द, और इसका काम क्या होता है? लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल जानते हो तो एस्पिरिन, पैरासिटामोल। ठीक है, तो ये सब आपका एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। इसका मेनली काम क्या है? फीवर का ट्रीटमेंट में, और ये बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है पहले ये जान लो तुम लोग। अभी हम लोग पहला जो पढ़े थे वो एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़े थे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है बताओ जरा? एंटीबायोटिक्स क्या होता है बताओ? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रिपेयर किए जाते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। हाँ, which are produced by microorganism to inhibit the growth of or even kill other microorganism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस भी किया जाता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, इनहिबिट द ग्रोथ के लिए हम लोग ये यूज करते हैं एंटीबायोटिक। एग्जांपल याद रखना, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? तो ये हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं और बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। जैसे कभी घाव, जख्म, कट उठ जाता है तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है लगाने के लिए? एंटीसेप्टिक लगाने के लिए बोला जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो हार्मफुल जर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको किल करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं। जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स और भी होते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स का मतलब सब्सटेंसेस used to destroy harmful germs and bacteria। हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, यानी जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। अब इसका तो मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट द multiplication of
यानी जर्म्स या जो बैक्टीरिया है उसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, जर्म्स या बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन या एंटीसेप्टिक। ठीक है, यही मेन इसका फंक्शन है। और इवन किल इट, या फिर उसे मार के खत्म भी कर देता है। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है कि भाई ये आपका लिविंग टिश्यूज को हार्म नहीं करता। एंटीसेप्टिक जो है आपका लिविंग टिश्यूज को किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है, और इसलिए आप इसको कर्ट्स या वुंड्स के ऊपर लगा सकते हो। हाँ वेदांत, करता है। they do not form they do not harm the living tissues। ठीक है, तो ये आपका लिविंग टिश्यूज को भी हार्म करता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लो। सबसे पहले तो यार कटता छटता है तो क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी पापा? सबसे पहले तो भाई डेटॉल। तो डेटॉल भी आपका क्या हो गया, एक एंटीसेप्टिक्स का एग्जांपल हो गया। या सेवलॉन, ऑलरेडी सब नाम तुम लोगों को सुना होगा। ठीक है, देखिए 2 एग्जांपल याद रखना, और भी एग्जांपल से थोड़ा टफ टफ है। ठीक है, ये आपका हो गया एंटीसेप्टिक्स का एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है? तो ये भी आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज होता है। ये सीधा सीधा डिस्ट्रॉय कर देता, मार देता डिसइंफेक्टेंट। सब्सटेंसेस, हाँ, लेकिन हम लोग डिसइंफेक्ट, देखो ये भी आपका हार्मफुल को मारता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। एंटीसेप्टिक्स भी आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। लेकिन एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स हम लिविंग टिश्यू पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग पानी उनी में देखते होंगे क्लोरीन पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, वो पानी में जो भी जर्म्स रहता है उसको मार देता है। ठीक है, लेकिन हम उसको इंसान के ऊपर यूज नहीं कर सकते, वाउंड उनके ऊपर। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है आपका लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय harmful microorganisms। Used to destroy harmful microorganisms। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट। इसका भी क्या काम होता है? They kill bacteria and other microorganisms। ठीक है, अब आगे देखो इसी में। हाँ, यहाँ पे देखो दीज आर हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में। These are harmful for living tissues and they are therefore are not used on स्किन। आप ये स्किन पे यूज नहीं कर सकते हो। ये डिसइंफेक्टेंट जनरली यूज कहाँ किया जाता है? तो जैसे मान लो जिस आप सीजर से आप ये ऑपरेशन करने वाले हो सर्जरी के लिए, तो सर्जरी जो भी इंस्ट्रूमेंट किया जाता है उसको हम लोग पहले डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। इसके अलावा
क्लोथ्स को भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, क्लोथ्स को भी यदि तुम छोड़ दोगे ऐसे ही तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होगा। और इसके अलावा हाइड्रोजन रुको मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख के चलता हूँ क्या क्या डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल हो जाएगा। फेनॉल, क्रेसोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये सारा आपका यूज किया जा सकता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले हम स्किप कर दिए थे उस क्वेश्चन को। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो 0.2% ऑफ फेनॉल, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का 0.2% सॉल्यूशन यदि लेते हैं तो ये आपका यूज्ड एज, याद रखना, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक as well as disinfectant, ठीक है। ये आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब यदि ये कॉन्सेंट्रेशन आप 0.2% से चेंज कर दोगे तो फिर ये हो सकता है कि भाई एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम ना आए, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पता चला आप 0.2% सॉल्यूशन लेने की जगह पे कुछ और ले लिए, तो ऐसे में हो सकता है केवल ये फेनॉल जो है आपका फिर केवल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होगा, ओनली कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। इसलिए याद रखिएगा 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बोलिए यहां तक समझ में आया? यस। देख लो यार, कोशिश करो कि यार यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो आपके दिमाग में कैद हो जाए, कैप्चर हो जाए। ठीक, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक की बात किए। एंटीबायोटिक में सिंपली इसका काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इनहिबिट द ग्रोथ और इवन किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन याद रखना, पेनिसिलिन याद रखना, ये सब यूज भी होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, फीवर वर्क के साथ अक्सर हम लोग एंटीबायोटिक लेने को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग डेटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात किए, जिसमें क्लोरोजाइलिनॉल एंड अल्फा टर्पेनॉल, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेटॉल। डेटॉल में ये दोनों चीज प्रेजेंट रहते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो एंटी फर्टिलिटी केमिकल्स ऑफ व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, एग्जांपल एनवॉइड ई। फिर इसके बाद हम बात किए एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स याद रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में यूज होता है और ये फीवर ट्रीटमेंट में यूज आता है एंटीपायरेटिक, एग्जांपल एस्पिरिन, पैरासिटामोल, इटीसी। फिर एंटीसेप्टिक्स की बात की है। एंटीसेप्टिक्स का काम होता है डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है एंटीसेप्टिक्स, और साथ ही साथ इट प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स और बैक्टीरिया और इवन किलिंग। इसका काम आपका जर्म्स और बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकना और इवन किल करना भी होता है। एंटीसेप्टिक्स में खास बात ये है कि ये आपका लिविंग टिश्यूज को हार्म नहीं करता, इसलिए यू कैन अप्लाई इट ऑन स्किन। स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हो, या वाउंड हो गया जो भी जख्म होता है उसका अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल डेटॉल, सेवलॉन, ये सब आपका एंटीसेप्टिक से एग्जांपल। फिर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का भी काम वही होता है, डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस ध्यान में इसमें रखना है कि भाई दे आर हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यू, इसलिए आप इसको स्किन के ऊपर लगा नहीं सकते हो। एग्जांपल की बात करें, फेनॉल, क्रेसोल, H2O2, SO2, Cl2, ये सब आपका डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल है। इसमें से 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल लिया जाए, ये आपका एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, ओके। इसके बाद एक और नया टर्म है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होता है? एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होता है? तो ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन
विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी पेन से आपको आराम दे, उसे हम लोग एनाल्जेसिक्स कहते हैं। विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। सिंपल, देखो सब कुछ सिंपल है, सब कुछ जाना पहचाना है, बस आपको ये नया नया जो टर्म्स है बस उसको ध्यान में रखना है। विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, और बोल सकते हैं डिक्रीज पेन, यानी एक तरह से पेन किलर बोल सकते हैं हम लोग एनाल्जेसिक्स को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो यार, मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन, etc, ये सब आपके ये सब आपके कहलाते हैं नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक नारकोटिक ड्रग्स ये सब कहलाते हैं। और इसके अलावा देखो कुछ नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स एस्पिरिन हो गया, एनल्जिन, देखो जो भी एग्जांपल याद रहे याद रखना, एनल्जिन, ये सब आपका नॉन नारकोटिक कहलाता है। मतलब नारकोटिक ड्रग्स में क्या आपको नशा होगा, लेकिन नॉन नारकोटिक में आपको नशा नहीं होगा। और ये नॉन नारकोटिक का एक और खास बात क्या है, दे रिड्यूस फीवर, ये फीवर को भी कम करने का काम करता है। एनाल्जेसिक्स मेनली पेन किलर होता है या पेन से रिलीफ देता है। इसमें दो तरह के होते हैं एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक, एक नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स होता है। नारकोटिक्स के एग्जांपल मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन हो गया। नॉन नारकोटिक्स एग्जांपल एस्पिरिन, एल्बेंडाजोल, ये सब हो गया। नॉन नारकोटिक कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। इसके बाद देखिएगा ट्रांक्यूलाइजर्स। ट्रांक्यूलाइजर्स, ये जितने भी टर्म्स है ये सब आप ध्यान रखना, बस ये सब में टर्म्स से इंपॉर्टेंट, यहीं से 95 98% चांस है क्वेश्चन यहीं से पूछ जाएंगे। तो ट्रांक्यूलाइजर्स का मेन काम होता है स्ट्रेस और टेंशन को कम करना। ठीक है ना, ट्रांक्यूलाइजर का मेन काम क्या होता है, टेंशन को और स्ट्रेस को कम करना। मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए यूज होता है। और ये सीधा सीधा यह ट्रांक्यूलाइजर्स है ना, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही इफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी टेंशन और स्ट्रेस हमारे को होता है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, अपने नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से सब कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है ना, टेंशन यदि हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब दिमाग पे आपका जोर पड़ रहा है। तो इसलिए, और दिमाग क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है ब्रेन, तो इसलिए ये जो ट्रांक्यूलाइजर होता है मेनली कहाँ इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही इफेक्ट करता है। They mainly affect central nervous system। ठीक है, इसके इसमें देखो ये जो ट्रांक्यूलाइजर है इसमें दो टाइप के ट्रांक्यूलाइजर होते हैं। एक आपका होता है सीडेटिव, एक होता है आपका सीडेटिव। ये हम लोग ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है, यानी क्या बोलते हैं, कंट्रोल अपने ऊपर जब खो देता है, तो ऐसे में हम लोग सीडेटिव ट्रांक्यूलाइजर ऐसे पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो ये यूज्ड कहाँ किया जाता है, इन द कंडीशन ऑफ सीडेटिव आर यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ हाइपर टेंशन एंड डिप्रेशन। जब बहुत ज्यादा टेंशन या डिप्रेशन में आ जाता है कोई, तो आप ऐसे में हाई डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे, सीडेटिव।
तो देखो एग्जाम का समय आ रहा है, सीरेटिव का एग्जाम्पल आप लोग याद रख लो। डायजेपम, देख लो एग्जाम बड़ा खतरनाक खतरनाक है। काम्पोज, क्या क्या नाम है, सेफनल ईटीसी। देखो यार एक नाम तो याद ही रख लेना। तो पहला हो गया आपका सेडेटिव और दूसरा होता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट नाम से ही तुम लोग को पता चल गया होगा, डिप्रेशन को रोकने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल यार एक एक एग्जाम्पल तो कम से कम याद ही रखना, बता दे रहे हैं। यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ, यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन हो जाए और जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर का डगमाना डगमाना डगमगाने लगा, तो आप ये एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ पे इक्वानिल, इक्वानिल टॉफ्रानिल, इक्वानिल टॉफ्रानिल, ये आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का एग्जांपल है। देख लो यार एग्जांपल याद रखना, तुम लोग पहले हम बता दे रहे हैं, एटलीस्ट दो नहीं तो एक तो याद ही रखना, और वो दो चार बार पढ़ोगे ना, बायो वालों को तो आदत होगा ये सब नाम सुनने का, मैथ्स वाले खासकर ये भाई दो चार बार पढ़ेंगे, पांच बार पढ़ेंगे तो उनके लिए भी कॉमन सा लगने लगेगा, इसलिए दो बार चार बार पढ़ते रहना, ठीक है ना, फिर हार्ड नहीं लगेगा। तो ये आपका हो गया ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। तो ट्रैंक्विलाइजर का मेन का क्या काम याद रहेगा ना, टेंशन और स्ट्रेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, टेंशन और स्ट्रेस के लिए। ट्रैंक्विलाइजर्स में मेनली हम लोग दो तरह का ड्रग्स यूज करते हैं, एक सीडेटिव और दूसरा एंटी डिप्रेसेंट। सीडेटिव कहाँ पे यूज करना, हाइपर टेंशन के केस में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए तब, और एक होता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट जहाँ पे डिप्रेशन थोड़ा नॉर्मल डिप्रेशन हो या फिर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लगा होता है, ऐसे में एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स। ये देखो ये भी, ये सब जितना भी पढ़ा है ना, यही सब हर साल यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता रहता है आपके एग्जाम में हर साल। सल्फा ड्रग्स बहुत बार आया है। देखो सल्फा ड्रग्स भी आपका जो है ना, ये एंटीबायोटिक्स का ही काम करता है। एंटीबायोटिक्स जो सबसे पहले बताए थे कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यही सल्फा ड्रग्स का भी काम होता है। बस इसमें ये चीज है कि ये आपका लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, और इसमें आपका सल्फोनामाइड प्रेजेंट होता है। इट कंटेन, सल्फा ड्रग में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एच डबल बॉन्ड ओ, एच डबल बॉन्ड ओ, NH2, इधर भी NH2। तो ये आपका सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सल्फा ड्रग्स में ये वाला कंपोनेंट आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक। और इसका फंक्शन जो होता है सेम फंक्शन होता है, इट हैज द सेम फंक्शन एज एंटीबायोटिक। मतलब आप बोल सकते हो कि सल्फा ड्रग्स क्या बोल सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं सल्फा ड्रग्स सेम फंक्शन एज एंटीबायोटिक, मतलब इसका भी काम क्या होता है आपका, किल करना और इनहिबिट करना द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
दो कुछ यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार, हालांकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं सब रिपीट हुआ ही है। इसका एग्जांपल देख लो, सल्फर डायजीन, सल्फर डायजीन, इसका खासकर ये दो एग्जांपल तो याद ही रख लेना, सल्फा गुआनिडाइन, सल्फा गुआनिडाइन, और एक है सल्फा पायरिडीन, सल्फा पायरिड। इसका दो एग्जांपल कम से कम याद रखना, सल्फा डायजीन, सल्फा गुआनिडाइन, सल्फा पायरिडीन, जो भी याद रहे याद रखना, ठीक है। तो सल्फा ड्रग्स यदि कभी कंफ्यूजन हो क्या होता नहीं होता तो याद रखना, सल्फा ड्रग्स आपका एंटीबायोटिक के जैसा ही होता है, बस इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप यही होता है, ठीक। अब एग्जांपल है तो एग्जांपल याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का क्या काम है? ड्रग्स which opposes the release of histamine। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को अपोज करे, जो रोके उसको, उसी को हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन का मतलब जिस सिंपल सा मतलब है एलर्जी, ठीक है ना। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, किसी को स्मेल से एलर्जी होता है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होता है, तो वो जो एलर्जी होता है वो एक हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है जिसके वजह से वो एलर्जी फील होता है। उसी एलर्जी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हिस्टामिन कह रहे हैं। तो इस हिस्टामिन को रोकने के लिए जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उसे हम क्या कह देंगे? एंटी हिस्टामिन, ठीक है। तो ड्रग्स which opposes the release of histamine in the body, यानी वो हिस्टामिन को का यदि रिलीज को रोक दिया जाए तो ऐसे में आपको कोई एलर्जी फील नहीं होगा। तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन का देखो यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? they are used in the treatment of फीवर, फीवर ट्रीटमेंट में भी यूज करता है। स्नीजिंग, यदि छींक आ रही है, खांसी आ रही है। नेसल डिस्चार्ज मतलब नाक बह रहा है, नेसल डिस्चार्ज। ईचिंग ऑफ आईज, आईज में खुजली हो रही है, ईचिंग ऑफ आई। स्किन रैशेस, बहुत बार स्किन में भी रैशेस आ जाते हैं, ठीक है ना, स्किन में भी आपका इचिंग होने लगता है। तो ये सारे को रोकने के लिए आप एंटी हिस्टामिन यूज कर सकते हो, ओके। नसल डिस्चार्ज भी जो है वो एक तरह से एलर्जी होता है, स्नीजिंग भी हो सकता है एलर्जी का एक टाइप। तो ये सारा एक तरह से हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, उसको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। यस। नेक्स्ट देखिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? तो ये याद रखेगा, 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol and water। देखो ये क्या होता है, 2 से 3, ये परसेंटेज जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर दोगे तो इसका जो फंक्शन है वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन लेते हो, और आयोडीन को किस में लेते हो? अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में लेते हो आप। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है इसे ही कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ गए? बाउंड पे, जख्म पे आप लगा सकते हो, जख्म को
जल्दी से भरने के लिए, घाव को जल्दी से भरने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, टिंचर ऑफ आयोडीन। पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है एंड देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स। तो ध्यान में रखेगा ये 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, और आयोडीन को हम लोग किस में लेते हैं, सॉल्वेंट, अल्कोहल एंड वाटर में लेते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इस चैप्टर के वो अब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक और देख लो जो यूज होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का क्या यूज है मेनली इसका, तो जैसे डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनको शक्कर खाने को मना किया जाता है। शक्कर का मतलब ऐसे जिसमें शक्कर ज्यादा हो जाए, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, वो खाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर वो मीठा खाएंगे कैसे, अब ये सवाल आता है। क्या डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, वो मीठा खाना बंद करते हैं? नहीं। ऐसे में फिर एक ऑप्शन निकाला गया है, एक उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं, यानी उनको मिठास तो फील होगा, लेकिन जो बाकी शुगर और जो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा जिसमें रहता है ना, वो आपका इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर में नहीं रहता है। तुम लोग भी जानते हैं कि भाई चाय, जैसे कोई मीठा पीना तो एक आता है, स्वीट बहुत ज्यादा स्वीट्स रहता है, तो वो आप उसी को आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, एक तरह से मिठास तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं रहेगा जो कि हार्मफुल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, chemical substances used for स्वेटनिंग फूड मटेरियल। देखो जैसे चाय पी रहे हैं, अब चाय फीका नहीं पिया जा रहा है, तो आप आर्टिफिशियल स्वेटनर उसमें चाय में ऐड करके पी सकते हो, और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये इसका फायदा है। स्वेटनिंग फूड मटेरियल्स, ठीक है ना, फूड मटेरियल को स्वेटन करने के लिए केवल इसका यूज होता है। इसका एक एग्जांपल तो भाई सुक्रोज है, लेकिन सुक्रोज क्या है आपका, एक नेचुरल स्वीटनर है, ये नेचुरल है, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। सुक्रोज नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई का मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट ये सब बना देता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसलिए इसको अवॉइड करने को बोला जाता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट को। इसलिए आपका हार्मफुल है। हेलो, तो इसका देखो एग्जाम्पल फिर क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का एग्जाम्पल क्या है, देख लो। आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटनर का एस्पार्टेन, एस्पार्टेन, सैकरिन, सैकरिन, सुक्रालोज, सुक्रालोज, एल्टेम। देखो भाई दो एग्जांपल याद कर लेना काफी है, दो एग्जांपल काम हो जाएगा, ठीक है। तो एस्पार्टेन, सैकरिन, सुक्रालोज, जो भी लगता है तुमको, सैकरिन सुक्रालोज याद कर लेना, ऐसे ऐसे दोनों है, एक एस्पार्टेन भी याद कर लेना, ठीक है। दो एग्जांपल तो कम से कम याद कर ही लेना। जैसे एक एस्पार्टेन है, ये एस्पार्टेन जो होता है ना, जो हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं, जो शक्कर यूज करते हैं, उससे ये 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है, स्वीट होता है। यानी यदि हम
जो मिठास हमको 100 ग्राम में मिलेगा सुक्रोज का, वो आपका एस्पार्टेन का केवल 1 ग्राम में मिल जाएगा। यानी आप 100 ग्राम सुक्रोज लेते हो, शक्कर लेते हो, उसका मिठास केवल 1 ग्राम एस्पार्टेन दे देगा। इतना ज्यादा ये एस्पार्टेन स्वीट होता है, और इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स में खासकर ये यूज भी किया जाता है। एलिटेम की बात करें, एलिटेम ये वाला, एलिटेम आपका 2000 टाइम्स स्वीटनर होता है। मतलब 2000 मतलब 2000 ग्राम, मतलब 2 kg सुक्रोज आपको केवल 1 ग्राम एलिटेम में दे देगा। 2 kg केवल 1 ग्राम एलिटेम काफी होगा। इसी तरह से सैकरिन, सैकरिन आपका 550 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज। ठीक है, इसका एक फायदा क्या है सैकरिन का, ये आपका बॉडी में जाने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होता, और ये यूरिन के साथ, टॉयलेट के साथ ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है, बॉडी में रहता है नहीं। तो ये आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट था।